नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में बेटियों के लिए कितनी ज़िंदगी मुश्किल हो गई और अगर वो खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियाँ से है तो आप कलेक्टर भले न बन जाए, आपका कुछ नहीं हो सकता है। सोचिए, ये पहली सरकार है जहाँ एक IAS को भी इस्तीफ़ा देना पड़ता है। एक नहीं, गोपीनाथन याद है, IAS गोपीनाथन, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। CBI का डायरेक्टर श्रीवास्तव, उसके साथ इन लोगों ने क्या व्यवहार किया। अब रानी नागर एक IAS थी, बहुजन बेटी हैं। सोचिए इस देश में किस तरह से, मैं जाट समाज, गुर्जर समाज और पटेल समाज से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप तो मुसलमानों के नाम पर आपको सबसे ज़्यादा भड़काया जाता है और सबसे ज़्यादा अत्याचार आप पर होते हैं जब बीजेपी की सत्ता में होती है। आप बताइए, पटेलों की गोली कब, पटेलों को गोली मारी गई थी? आप बताइए कि जाटों को कब गोली मारी गई? आप बताइए गुर्जरों को कब गोली मारी गई? और अब रानी नागर जो कि गुर्जर समाज से हैं, हरियाणा में एक बड़े अधिकारी ने उनके साथ शोषण की कोशिश की, उनकी जान को धमकाया गया जब उन्होंने कंप्लेन किया। उसके बाद मजबूरन उनके इस्तीफे की खबर आ रही है। सोचिए किस तरह से इस देश में बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांट दिया। चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, सर छोटू राम, इनकी जो पूरी विरासत थी, जो गुर्जर समाज की विरासत थी, जाट समाज की जो विरासत थी, उन सबको, माफ़ कीजिएगा, जाट समाज की जो विरासत थी और जो गुर्जर समाज की विरासत थी, उसको बर्बाद कर दिया है। और आपके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुस्लिम भर दिया गया है और आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। और सिर्फ कुछ % जातिवाद, ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोग जो हैं वो इस देश के सत्ता पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। और आज लॉकडाउन में भी वही सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है लॉकडाउन में। सिर्फ दो चीज़ें नहीं खत्म हो रही है, जातीय हिंसा और बीजेपी की राजनीति। सोचिए एक जिस तरह से जो जरगर हैं, जो क्या नाम है उनका, फैसल सफूरा जरगर, एक पढ़ी लिखी महिला, किस तरह से वो NRC CA के खिलाफ आंदोलन चला रही थी। अभी उनकी नज़दीक में ही शादी हुई थी और वो प्रेग्नेंट है, जिस तरह की खबरें आ रही है, और वो जेल में है। और ऐसे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं कि शादी नहीं हुई तो गर्भवती कैसे हो गई, गर्भवती से पहले शादीशुदा थी। शर्मनाक है ये, कितना शर्मनाक है ये, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो मुस्लिम समाज से हैं। और आप समझ लीजिए, मैं इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी से कहना चाहता हूँ, आप 2M दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं और आपकी बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। आपका जीना मरना किसी काम का नहीं है। अब भी आपके हाथ में संविधान है, डेमोक्रेटिक तरीके से इन सब चीज़ों का विरोध कीजिए। अगर लॉकडाउन है तो सोशल मीडिया पर आइए, अगर लॉकडाउन है तो अपने घर से डेमोक्रेटिक तरीके से सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर इसका विरोध कीजिए। आपको करना पड़ेगा। आप समझिए, जो लोग कल भारत माता की जय बोल के शराब के लाइन में लगे हुए थे, वो कोई गरीब और मजदूर नहीं था। शर्मनाक है वो सुधीर चौधरी, उसको ला के लाइन में, मैंने भी कल दिल्ली घूमा है। मैं सिर्फ उनके वीडियो इसलिए नहीं लगाना चाहता हूं क्योंकि वो उनका निजी मामला है कि वो शराब पी रहे हैं, क्योंकि शराब बेचने की अनुमति सरकार ने दी है, उस मोदी सरकार ने दी है जिसके गुजरात में शराब बैन कहा जाता है। तो मैं इसलिए किसी के निजता को हनन नहीं करना चाहता, क्योंकि शराब खरीदना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो एक सामाजिक बुराई है। शराब बेचने का, आप सोचिए 40,000 जब कोरोना पीड़ित हो गए हैं तब ये शराब बेचने की अनुमति दे रहे हैं। शराब बेचने वाले पर लाठी डंडा नहीं चला। कितना शर्मनाक था। जो सब्जी ला रहे थे, जो फल ला रहे थे, जो अपने परिवार के लिए भोजन ला रहे थे, जो पैदल चल के अपने घर जा रहे थे, उसको इनकी पुलिस जो भी करती है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जो सरकार होती है उसकी पुलिस होती है। उसकी पुलिस क्या कर रही थी? डंडे बरसा रही थी, कान पकड़ के उठक बैठक करवा रही थी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? 40 दिनों में आपने शराब बेचना शुरू कर दिया, लेकिन मजदूरों को घर नहीं पहुंचा पाए। और घर पहुंचाए तो किन शर्तों पर? 1,000, 800 रुपये टिकट का चार्ज ले रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि टिकट नहीं लिया गया, कितना शर्मनाक है ये। नीतीश जी, अब तो सोचिए, आप तो डबल इंजन की सरकार कह रहे थे, बीजेपी कह रही है, संबित पात्रा कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार, केरल और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में पैसे ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे सही पलटवार कर रहे हैं, सही नकेल कस रहे हैं। जो बीजेपी पहले अपने विरोधी पत्रकारों पर, जो उसकी पोल पट्टी खोलती थी, याद है आपको? सबसे पहले कौन खबर पत्रकारों को दोषी ठहरा रहा था? एक पत्रकार ने खबर की थी
कि मिड डे मील में नमक रोटी खिलाया जा रहा है, उस पर केस दर्ज किया गया था। उसके बाद उसी को तो सीखा है उद्धव ठाकरे ने, और वो बड़े बड़े पर नकेल कस रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र की पुलिस गई है सुप्रीम कोर्ट में और उन पर कई ऐसी धाराएं लगाई गई, क्योंकि वो वीडियो साफ साफ है साहब। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पप्पू यादव को तो उन्होंने कहा, पप्पू यादव के एक शो में उन्होंने साफ साफ कहा कि पप्पू यादव अगर आप मोदी के खिलाफ हैं तो आप राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रद्रोही हैं। वो पप्पू यादव जिन्होंने इनको ठीक से मतलब बांध के मारा था। तो ये बेटियों पर अत्याचार है, चाहे वो सफूरा जरगर हो, चाहे वो रानी नागर हो, इनके ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। सोचिए कि आईएएस होने के बाद भी है, और ये हरियाणा की खबर है, किस तरह से टिकट पर इनका झूठ पकड़ा गया है। टिकट दिखा रहे हैं लोग, देखिए कैसे टिकट लिया आपने, काउंटर से नहीं बेचा आपने टिकट, ट्रेन में टिकट काटा बेचा है आपने, पैसे लिए हैं आपने एक्स्ट्रा। और जब सोनिया गांधी ने ट्रम्प कार्ड चल दिया, ये भी खबर तब बनी जब सोनिया गांधी ने कहा कि पैसा मैं दूंगा, नहीं तो इनको शर्म नहीं आती, पैसे लिए जा रहे थे। और सुधीर चौधरी जी, मैंने आपके साथ काम किया है लंबा, मुझे पता है आपके चरित्र के बारे में, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप अलग नहीं है मीडिया से। मीडिया में लब्बुल आप सबका यही चरित्र है। सोचिए मध्य प्रदेश में क्या हालत है, मतलब क्या हालत है बहुजन समाज की। क्यों जिंदा है हम लोग? या तो हम लोग एक साथ समुंदर में डूब जाए, गंगा में डूब जाए, और अगर नहीं मरना चाहते हो, जीने की इतनी ही आकांक्षा है, तो तिल तिल कर मत जियो, मरो। बाबा साहब ने कहा था जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। हमें अपने हक अधिकार के लिए सचेत होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से अपने आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सोचिए मध्य प्रदेश में टॉयलेट में उनको खाना दिया जा रहा है, टॉयलेट में क्वारंटाइन का। और ये कोई नई खबर नहीं है, जिनको ये नई खबर लगती है ना, वो दिल्ली के लुटियन जोन में जाके टॉयलेट देखाएं। जिन सुविधा जो टॉयलेट्स बने हुए सरकारी, उसमें कौन लोग सोते हैं, रहने को मजबूर है, जो काम करते हैं 1000, 2000, 10,000 की नौकरी पर, और वो उसी टॉयलेट के कमरे में सोते हैं और खाते हैं। हर जगह मिल जाएगा आपको, जंतर मंतर चले जाइए, हर जगह मिल जाएगा। और वो कौन होते हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। और पता है क्यों है? इस देश में पहला प्राइवेटाइजेशन जो किया गया था वो सफाई कर्मचारियों का किया गया था। इसीलिए आज मुन्नी भारती ने एक पोस्ट लिखा है कि कितनी बड़ी विडंबना है, कितना शर्मनाक है यहाँ के लोग, जो सफाई कर्मचारी को मेहतारनी और जो गंदगी फैलाती है उसको रानी कहते हैं। तो इस सब का हिसाब रखा जाएगा। सोचिए, जो शराब बेच रही है सरकार, और जो सब्जी लाने वाले को डंडे मार रही थी, जब कोरोना 300 भी नहीं था, और आज 45,000 हो गया है भारत में कोरोना। उसके बाद भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अफिमचियों की सरकार चल रही है, ये घमंडियों की सरकार चल रही है, ये बिना सोच समझ वाले लोग की सरकार चल रही है, ऐसे लोग की सरकार चल रही है जो आत्ममुग्ध हैं, जो किसी की नहीं सुनते हैं। भाई पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे हैं, न पढ़े लिखे हैं, वो कर्मकांडी हैं। गाय गोबर गौमूत्र वाली सरकार चल रही है, और इसीलिए सब हो रहा है। और इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी बारी बारी से। आपको क्या लग रहा है अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ये बच जाएंगे? भैया जब कोरोना फैलेगा ना, तो आप भी अपने घरों में बंद होते होते मरेंगे। इसलिए मैं अब भी कह रहा हूँ, मुसलमानों के खिलाफ, SC ST OBC के खिलाफ आरक्षण की वजह से इस सरकार का समर्थन मत कीजिए। सरकार से सवाल पूछिए, और जिस दिन सरकार से सवाल पूछेंगे वो सरकार सही काम करने लगती है। और ये मीडिया की जिम्मेदारी थी, लेकिन मीडिया ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उसे पता है, वो डरी हुई है। उसे पता है कि मोदी जी ने बहुत टैक्टिकली कुछ नहीं किया। उन्होंने पहला चुनाव जीतने के बाद, या चुनाव से पहले 2014 में अपने दोस्त बिजनेसमैन से कह के उन्होंने सारे चैनल खरीदवा लिए। आज पुलित्जर पुरस्कार मिला, उस पर भी बात करूंगा। तो ये तमाम जो बड़ी खबरें थी वो उस पर मतलब क्या कहा जाए। एक तरफ नितिन राउत ने खुद, सोचिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, इन्हीं की FIR पर अर्नब गोस्वामी आज चक्की पीसने को मजबूर होंगे। यही नितिन राउत है जिन्होंने ट्वीट किया था मुख्यमंत्री को कि भैया हमारा मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के सारे अप्रवासी मजदूरों का खर्चा उठाए, किराया दे। इन्हीं नितिन राउत ने नागपुर में अपने पैकेट से 5 लाख रुपए दिए ताकि मजदूरों को किराया मिल सके। तो बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के ही लोग बोल रहे हैं। आज राजेंद्र पाल गौतम है, दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरक्षण के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं,
बीजेपी में जितने 131 लोग हैं, बीजेपी में जितने SC ST OBC के सांसद हैं, साहब आपको समाज माफ़ नहीं करेगा। आप रिजर्व सीट से चुनाव जीत के जाते हैं, आपके एक बार हुंकार भरने से सरकार गिर जाएगी। सोचिए बाबा साहब ने कितना बड़ा इंतजाम किया था। 131 SC ST के सांसद हैं और OBC को मिला दीजिए। अभी बीजेपी में 2 लोगों ने बगावत शुरू की है, राठौर ने जो OBC के हैं और एक अपना दल के योगी सरकार के खिलाफ। उससे पहले वो कर चुके थे जो एक पार्टी चलाते हैं, जो मंत्री थे और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं, जब मंत्रियों विधायकों की औकात नहीं है इनकी पार्टी में, तो आपकी हमारी क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि RSS की जो विचारधारा है वो देश को बांटने वाली है। RSS की जो विचारधारा है वो उसमें महिलाओं का बराबरी का अधिकार नहीं है। RSS की जो विचारधारा है उसमें कोई आदमी नहीं टिक पाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग समझिए, इस बात को समझिए। और मैं खासकर पटेलों से, गुर्जरों से, जाटों से, इन लोगों से अपील कर रहा हूं, आपके आंदोलन को कुचल दिया गया है, किसानों के सारे अधिकार छीन ले गए हैं, आपके दिमाग में सिर्फ धार्मिक उन्माद भर दिया गया है, आपके दिमाग में सिर्फ जातीय उन्माद भर दिया गया है। इस देश को बचाइए, आप लोग बचा सकते हैं। आप मार्शल कौम हैं, आप ताकतवर लोग हैं, आप देश को खाना खिलाने वाले लोग हैं। आपके पास ज़मीन है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास मेहनत है, आपके पास बाहुबल है। आप अपने आंदोलन को पहचानिए। आप चौधरी चरण सिंह का इतिहास पढ़िए, आप देवीलाल का इतिहास पढ़िए, आप सर छोटू राम का इतिहास पढ़िए कि वो किस तरह से किसानों के पक्षधर थे। आज किसान आंदोलन कहाँ चला गया। कोरोना में सबको कुछ ना कुछ सरकार झूठा ही सही वायदा कर रही है। किसानों के लिए कोई वायदा हो रहा है, मजदूरों के लिए कोई वायदा हो रहा है। सोचिए ये विदेश से लाएंगे लोगों को, सुने कि 6 मई से, आज से, कल से विदेश से लोग आएंगे, यहाँ भाले को तो पहुँचा दो। आज भी मैं कल दिन भर वीडियो डालूंगा किस तरह से मजदूर जो है वो मरने को मजबूर है। कभी सुना था 1200 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, 1800 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। शर्म नहीं आती हम लोगों को? डूब मरना चाहिए हम लोगों को। अगर अब भी आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं है। 3 लोगों को पुलित्जर मिला है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में नोबेल के बराबर माना जाता है। नाम सुन लीजिए, यासीन डार, मुख्तार खान, चिन्नी आनंद, तीनों रॉयटर्स के लिए वीडियोग्राफी का काम करते हैं। इन तीनों लोगों को मिला है और इन तीनों लोगों को शुक्रिया जिन्होंने पत्रकारिता की लाज रखी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, कितना शर्मनाक है सब कुछ। लेकिन इस देश की मीडिया ने सरेंडर कर दिया है, वो सरकार के साथ बांसुरी बजा रही है। शुक्रिया सोनिया गांधी, जिन्होंने आपने कम से कम बोल के किराया कम करना है पर उनको घुटने पर ला दिया है। वो तमाम लोग, मैं कहता हूँ, इस देश के जितने बहुजन समाज के नेता हैं, वो कम से कम अब समय है, देश को बचा लीजिए। बहुत वो एक तो महामारी है, वैश्विक महामारी है, सरकार की नीति कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक तो जल्दबाजी में लॉकडाउन करना बिना किसी तैयारी के, वो उतना खतरनाक था कि आज लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं, आज लाखों करोड़ों लोग अपनों से दूर हैं, आज लाखों करोड़ों लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। और उसके बाद जब 40 दिन उनको लोगों ने झेल लिया, 41 दिन, उसके बाद इनका फैसला कि शराब के लिए लाइन लगा दो। सोचिए, सब्जी का ठेला उल्टा जा रहा था, सब्जी वाले को मार जा रहा था, आपने शराब के लिए लाइन लगा दी। कौन लेता है ये फैसले? आपको नहीं लगता ये भांग खा के फैसले लिए जा रहे हैं? और पत्रकारों को देखिए, चापलूसी। एक कहता है गरीब के पास टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से खरीद रहे हो? दूसरा कहता है गरीब शराब के लिए लाइन लगी है, अरे भूखे की लाइन दिखाओ, अरे गरीबों की लाइन दिखाओ। और एक बात समझ लीजिए, टिकट बेचे गए हैं। ये वो टिकट है जो आप मेरे सेकेंड विंडो में देख रहे हैं, जो बेचा गया है। तो सोच लीजिए कि किस तरह की हालत है। एक बहुजन समाज की बेटी IAS बन जाते, उसके बाद भी सुरक्षित नहीं है। एक मुस्लिम समाज की बेटी, आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत हो गया इस देश में मजहब की लड़ाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। निकलिए हिंदू मुस्लिम से, बचाइए अपने अधिकार को, बचाइए अपने देश को, मजबूत बनाइए इस देश को, बचाइए इंसानियत को। कब तक मजहब के नाम पर लड़ते रहेंगे? आपका मजहब के नाम पर और जाति के नाम पर शोषण होता है। आप घरों से निकलिए, आप लॉकडाउन में सोशल मीडिया के जरिए आप अपील कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है, नहीं तो सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है? कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है तो जवाब देगा कौन? जिसको लोग पप्पू कह रहे थे, वो राहुल गांधी लगातार बात कर रहा है दुनिया भर के रघुराम राजन से, और अभी जिनको अभिजीत बैनर्जी, जिनको नोबेल मिला है।
सुहेलदेव पार्टी के जो हैं उनका वीडियो देखिए क्या कह रहे हैं। वो एक बीएमपी है, भारत मित्र पार्टी, उनके वीडियो महतो जी क्या कह रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं इस बुरे हालात में, तमाम खतरा मोल लेते हुए ये सरकार डरा रही है कि आपको जेल में डाल देंगे, आपको मार देंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि रोज़ घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप सरकार से सवाल पूछिए, आप सरकार से आंखों में आंख डाल के बात कीजिए, आप मानवता के लिए बात कीजिए, गरीब लाचार बेबस की आवाज़ उठाइए। सरकार अब तक उनके पास खाना नहीं पहुंचा पाई है और अब तो कोरोना का डर भी ख़त्म कर दिया। सब्जी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन दारू खरीदने के लिए जिस तरह से लाइनें लग रही हैं, आप बताइए वो सोशल डिस्टेंसिंग है? धज्जियाँ नहीं उड़ गई? क्या कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री? क्या बिना उनके आदेश के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के राज्य सरकार की इतनी हिम्मत थी कि वो शराब बेचने लगती? इस देश को महामारी की आग में फिर से झोंक दिया गया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।